everyone, I hope you all are doing well. My name is Deepa और आज के सेशन में हम जून 2025 ज्योग्राफी के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। PYQs को सॉल्व करेंगे आज के सेशन में और देखेंगे व्हाट आर द क्वेश्चंस वी हैव जो कि रिसेंटली पूछा गया था। अगर आप जून का पेपर आपने दिया है और इसी के साथ साथ आप JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग दिसंबर 2025 एग्ज़ाम UGC नेट के लिए, तो आपके लिए ये सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। सेशन को लाइक ज़रूर कर देना और किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और इसी के साथ प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना यूनिट वाइज, मैंने वहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोस को आप सभी के लिए अवेलेबल करवा के रखी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। एंड इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगी इम्पॉर्टेंट वीडियोस की, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि सिर्फ और सिर्फ UGC नेट एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आप वहाँ से भी डिस्क्रिप्शन से भी जाके चेक कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। शुरू करते हैं आज का सेशन एंड देखते हैं कि व्हाट आर द क्वेश्चंस जो कि जून 2025 में पूछे गए थे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज जियोपॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड natural resources is influenced by all of the following factors except, यहाँ पर कौन सा फैक्टर नहीं है पूछा गया है। what are the options we have देख लेते हैं एक बार कि unequal distribution of resources across region, technological advancements in resource extraction, climate change policies या complete self-sufficiency of all nations in रिसोर्स प्रोडक्शन। तो यहाँ पर अगर हम किसी को भी एक्सक्लूड करना चाहे तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन बताया गया है जियोपॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेस से कौन सा इन्फ्लुएंस नहीं होता है, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ ऑल नेशंस इन रिसोर्स प्रोडक्शन ये उस तरीके से हमें देखने को नहीं मिलता, तो ये हो जाएगा एक्सक्लूडेड। द राइट आंसर इज डी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। कंप्लीट सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ ऑल नेशंस इन रिसोर्स प्रोडक्शन रेफर्स टू द आइडिया दैट ईच कंट्री शुड बी एबल टू प्रोड्यूस ऑल द नेचुरल, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल, ये सारी ही चीज़ों को ये कवर करता है। और इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? ऑटार्की कहा जाता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में और पॉलिटिकल इकोनॉमी में। So I hope this is clear. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In contrast to Mackinder's heartland theory, Spikeman's dreamland theory emphasizes which region strategic importance? तो strategic importance के बारे में पूछा गया है जो कि कॉन्ट्रास्ट को शो करता है, यानी कि मैकिंडर और स्पाइकमैन में क्या डिफरेंस है। इनमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। कोस्टल फ्रिंजेस ऑफ यूरेशिया, कॉन्टिनेंटल कोर ऑफ यूरेशिया, आर्कटिक रीजन या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो देखिए, अगर हम हार्टलैंड और स्पाइकमैन को समझने की कोशिश करें तो जो कोस्टल फ्रिंजेस ऑफ यूरेशिया है ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक डिफरेंस के तौर पर हम देख सकते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, अगर कॉन्ट्रास्ट की बात करें या डिफरेंस की बात करें तो हम ए को राइट ऑप्शन मान सकते हैं। देखते हैं राइट ऑप्शन क्या है। यस, ए इज द करेक्ट आंसर हियर। हालफोर्ड मैकिंडर ब्रिटिश ज्योग्राफर थे, इन्होंने अपनी थियोरी या हम कह सकते हैं एसे में बताया था एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट, स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जो कि हार्टलैंड थ्योरी के नाम से फेमस है, हार्टलैंड कॉन्सेप्ट के नाम से फेमस है, जो कि लैंड पावर के ऊपर, स्पेशली लैंड पावर के ऊपर बेस्ड है। एंड जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री 1904 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। एंड स्पेशली डेमोग्राफिक आइडियल्स ऑफ रियलिटीज, ये एक बुक उन्होंने 1919 में पब्लिश करवाई थी, जो कि स्टडी है पॉलिटिक्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि उन्होंने 1919 में उन्होंने फिर से अपनी थ्योरी को नई तरीके से बताने की कोशिश की, कुछ नई इंक्लूशंस किए, इनमें कुछ नई कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड किया और हार्टलैंड
के बारे में बताया था। पहले तो उन्होंने पाइवट ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताया था, पाइवट एरिया के बारे में बताया था, लेकिन बाद में उन्होंने हार्टलैंड के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा प्रोमिनेंसी के साथ बताया। एंड 1943 में एक और पब्लिकेशन के थ्रू, यानी कि द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ पीस, ये जो बुक है ये उन्होंने पब्लिश की। एंड इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये 3 बुक्स 1919 में, 1943 में, और सबसे पहला जो बुक था वो 1904 में हमें देखने को मिला था बाय मैकिंडर। एंड ये तीनों ही बुक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एंड इसके बाद हमें 1944 में, स्पेसिफिकली 1944 में हमें देखने को मिलता है ड्रीमलैंड का कॉन्सेप्ट। तो ड्रीमलैंड का कॉन्सेप्ट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर माउंटेन पासेस के बारे में पूछा गया है और स्टेट्स आपको मैच करना है इन पासेस के साथ। तो जेलेप्ला हम स्ट्रेट अवे इसको सिक्किम के साथ मैच कर सकते हैं, शिपकिला को हम हिमाचल के साथ मैच करेंगे, बनिहाल पास तो हम सभी को पता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर से मैच होगा, एंड लिपू लेक को उत्तराखंड से हम मैच कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर। द आंसर इज डी। यहाँ पर कुछ माउंटेन पासेस मैंने आप सभी के लिए इंक्लूड कर दिया है, आप देख सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से अगर हम बात करें तो अघिल पास, काराकोरम, यहाँ पर खून जेराब, खैबर पास जो कि अफगानिस्तान में है, एंड जोजिला। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें खारदुंगला, पेंसिला, बारालाचाला, बारालाचाला तो वैसे हिमाचल में पड़ता है, पीर पंजाल पास, बनिहाल पास, ये रहा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है जो हमें देखना है, इनकी लोकेशन हमें याद रखनी है। एंड इसी के साथ अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ पर हिमाचल की कुछ पासेस को समझने की कोशिश करें या देखें तो शिपकिला हो गया, रोहतंग पास हो गया, बारालाचा पास हो गया, ये कुछ पासेस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। माना, नीति, ये जो पासेस हैं ये उत्तराखंड में इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ यहाँ पर हमें नॉर्थ ईस्ट की कुछ पासेस देखने को मिल रही हैं, जैसे कि जेलेप्ला हो गया आपका, एंड देन नाथुला। नाथुला नॉर्थ में है एंड जेलेप्ला साउथ में हमें नज़र आएगा, यानी कि नॉर्थ में हमें नाथुला सिक्किम के एंड साउथ में जेलेप्ला। इसी के साथ अगर हम अरुणाचल की बात करें तो बॉमडीला, उसके बाद दिहंग पास, योंगयाप एंड चोंगकन पास, कुमज्वंग पास, दिफर, दीपू, ये सारी ही पासेस अरुणाचल में इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following regions are known for large scale agro industrialization? तो यहाँ पर एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो रीजन्स हैं उसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। देखते हैं। मैटो ग्रासो इन ब्राज़ील, पेरिस बेसिन, गंगा प्लेन्स इन इंडिया, ये लार्ज स्केल में नहीं आएगा। यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको लार्ज स्केल पूछा गया है। तो मरी डार्लिंग बेसिन ऑस्ट्रेलिया, ये आ जाएगा आपका, एंड पॉम्पास इन अर्जेंटीना। ये चारों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्टली हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन गंगा प्लेन को हम नहीं कह सकते क्योंकि ये लार्ज स्केल में एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंडर नहीं आती है। So what will be the correct answer? The correct answer will be what? D. D will be the correct answer. Agro-industrialization, the integration of modern agriculture with industrial processes. तो modern agriculture को इंडिया में उतना ज़्यादा अभी हमारी जो मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि जो मैन्योर है और जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका अभी भी यूज़ किया जाता है। जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है, ट्रेडिशनल जो टेक्निक है, उसे अभी भी हमारे एग्रीकल्चरल सिस्टम में हमें देखने को मिलता है। पंजाब हरियाणा वाला जो रीजन है, जो कि एलुवियल प्लेन है, स्पेसिफिकली जो नॉर्थ प्लेन है इंडिया में, तो वहाँ पर अभी भी ट्रेडिशनल वे में मैकेनाइजेशन जो है वो किया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें तो ये जो सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पर हमें मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से
डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है स्पेसिफिकली कॉमर्शियल और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग को दर्शाती है मैसिव स्केल में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। ग्लेशियर्स और इसके लोकेशंस के बारे में आपको पूछा गया है। सो सियाचिन सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है, हाईएस्ट ग्लेशियर है हमारी इंडिया की। सियाचिन को हम काराकोरम रेंज के साथ मैच कर सकते हैं। सोनापानी ग्लेशियर आपका हो जाएगा पीर पंजाल रेंज। माना आपका हो जाएगा 4 एंड रॉन्ग बुक कंचनजंगा या एवरेस्ट। इसके साथ हम ये बता सकते हैं। लेट्स सी क्या है ऑप्शन में। यस, डी इज द करेक्ट आंसर हियर। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए कुछ इंडिया की ग्लेशियर्स को इंक्लूड किया है। देख लेते हैं कौन कौन सी ग्लेशियर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पायाफो ग्लेशियर, बोल्टेरो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। इनकी जो लोकेशंस है आप कुछ इस तरीके से मैप में देख सकते हैं। शफात ग्लेशियर, ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। छोटा सिंगरी जो कि स्पेसिफिकली आपको हिमाचल में देखने को मिलेगी। मिलाम ग्लेशियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। गंगोत्री भी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। एंड इसी के साथ सतोपंत ग्लेशियर भी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। पिंडारी ये भी उत्तराखंड में। केदार है ना, ये सारी ही आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएंगी। सोनापानी ग्लेशियर जो पूछा गया है स्पेसिफिकली इट इज़ इन हिमाचल। बारासिंगरी इट इज़ ऑल्सो इन हिमाचल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। कांचनजंगा ग्लेशियर कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। द गिवन ऑप्शंस आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। लैंड रिफॉर्म्स, कमांड एरिया डेवलपमेंट, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, अर्बन रोड्स एंड मार्केटिंग। तो यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी कंपोनेंट्स हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्पेसिफिकली लैंड रिफॉर्म, कमांड एरिया डेवलपमेंट, क्या ये आएगा यहाँ पर। मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या दिया हुआ है। आंसर इज स्पेसिफिकली सी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ए, बी एंड डी। यस, तो यहाँ पर लैंड रिफॉर्म, बी कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड डी यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये जो 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पर बिल्कुल करेक्टली हमें देखने को मिल रही है। ए, बी, डी विल बी दी करेक्ट आंसर। जबकि हमें ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम ये नहीं आएगा यहाँ पे। एंड अर्बन रोड एंड मार्केटिंग ये भी इंक्लूड नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि हमें मिड 1960 के टाइम पे देखने को मिली थी। ग्रीन रेवोल्यूशन स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा ये टर्म दिया गया था। पंजाब हरियाणा में मैसिव क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया था। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब ये कुछ एरियाज हैं, रीजन्स हैं। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिली थी फूड ग्रेन की। और HYC जो सीड्स है, हाई यील्डिंग सीड्स का इस्तेमाल किया गया था। और इसकी वजह से जो एक डिस्ट्रीब्यूशन था, रीजनल जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी हमें देखने को मिला था। कहीं ना कहीं इम्बैलेंस देखने को मिला था बाद के टाइम पर।
ये साइंटिफिक और एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर इन लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को दर्शाने के लिए किया गया था एंड इसी के साथ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पब्लिक सेक्टर डॉकयार्ड इन इंडिया विच शिपयार्ड हैज हाईएस्ट कैपेसिटी फॉर शिप रिपेयरिंग? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, माजगियन डॉक, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड या कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड? द आंसर विल बी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि स्पेसिफिकली हमें केरला कोचिन में नज़र आती हैं। कोची केरला में अरेबियन सी कोस्ट में ये शिपयार्ड सिचुएटेड है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1972 को। ऑपरेशन कब बिगिन हुआ था? 1978 में। इंडिया की लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग है एंड शिप रिपेयर यार्ड भी इसे माना जाता है। ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग ऑफ वाटरवेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ क्यूमुलेटिव कॉजेशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय नन अदर देन गुनार मेंडल। सी विल बी द करेक्ट आंसर। इन्होंने, ये एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे और सोशियोलॉजिस्ट थे। 1950s में स्पेसिफिकली इन्होंने इकोनॉमिक थियोरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन 1957 में इस किताब के द्वारा क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी को बताने की कोशिश की। इसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट चलते हैं। The geographical information system has many important components. Identify which is not the important component. तो हार्डवेयर, पीपल एंड सॉफ्टवेयर हो जाएगा, लेकिन लैंडफॉर्म यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पर हम नहीं देख सकते, बिकॉज ये जो सारी कंपोनेंट्स हैं ये जीआईएस की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, लेकिन ऑप्शन में स्पेसिफिकली हमें लैंडफॉर्म दिया गया है जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है जीआईएस का। देख लेते हैं कौन कौन सी कंपोनेंट्स यहाँ पर हमारे लिए है जीआईएस की। मेथड्स, पीपल, डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सारी ही कंपोनेंट्स हैं, लेकिन कोई लैंडफॉर्म कोई कंपोनेंट नहीं है, तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफाई द लोकल विंड्स दैट आर हॉट। बोरा नहीं होगा यहाँ पर। बोरा अगर ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है तो ये एक्चुअली में एक कोल्ड विंड है, ये कोई वार्म विंड नहीं है। सिरोको आ जाएगा, सैंटा एना एंड खमसिन, ये तीनों ही आ जाएंगे। तो ए, बी एंड डी, ए, बी एंड डी, ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। आई एम सॉरी, ए, सी एंड डी, यहाँ पर ए, सी एंड डी होगा, ना कि ये ए, सी एंड डी। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ए, सी एंड डी, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोकल विंड्स जो कि हमारी वर्ल्ड में हमें देखने को मिलती है। चिनोक काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है पीवाईक्यू में, एंड नॉर्थे, है ना। इसी के साथ आपको ब्लिजर्ड नज़र आएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, काराबुरान, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बुरान। इसी के साथ आपको हबूब कुछ इस तरीके से अरेबियन डेजर्ट में नज़र आएगा। खमसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट विंड है। बोरा आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर नज़र आएगा जो कि एड्रियाटिक सी के पास चलती है। फोन है यहाँ पर। सिरोक्को, हरमट्टान जिसे हम डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं। मिस्त्रल जो कि एक कोल्ड विंड है। इसी के साथ ये सारी ही विंड्स हो जाती हैं। पोम्पेरो हमें साउथ अमेरिका में कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही हैं। इसकी लोकेशंस जो हैं वो हम देख लेंगे एक बार। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट फॉर द इंडियन जूट इंडस्ट्री। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? मोस्ट ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज वेंट टू बांग्लादेश रिजल्टिंग इन अक्यूट शॉर्टेज ऑफ रॉ जूट। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा grows about 10% of the India's jute and provides raw materials. Input cost for the jute production in India is quite high. Dry climate is very convenient for spinning and weaving. क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? The answer will be A, यानी कि B and D, B and D। इसका मतलब ये
करेक्ट नहीं है। बी एंड डी इज नॉट करेक्ट। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ग्रोथ 10%, इंडियाज जूट प्रोवाइड रॉ मटेरियल एंड ड्राई क्लाइमेट कन्वीनियंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमें वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जूट इंडस्ट्री में वाटर की अवेलेबिलिटी हमें ज़रूरत होती है। तो इसी प्रकार आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। जूट एक गोल्डन फाइबर है। ये वेस्ट बंगाल में काफ़ी भारी मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। हुगली रिवर के आसपास जो भी जितने भी एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, इंक्लूडिंग दी स्टेट्स ऑफ बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्रा, और इसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो रॉ जूट के लिए माना जाता है। इंडिया में, वर्ल्ड में जूट जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी आगे है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द सर्कम पैसिफिक बेल्ट। Circum Pacific Belt accounts 80% of the active volcanoes of the world. Belt is also called the fire girdle of Pacific Ocean. Here volcanoes are primarily caused due to the collision of convergent plate. ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर दिस जोन इज ऑल्सो नोन फॉर डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। कन्वर्जेंट तो होती ही है, पैसिफिक ओशन में हमें कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज ही देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि ये डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये हमें अटलांटिक ओशन में देखने को मिलती है। यानी कि डी अगर हम यहाँ से एलिमिनेट कर दें तो ए बी सी ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। सर्कम पैसिफिक बेल्ट वर्ल्ड्स मोस्ट सीस्मिसिटी एंड वॉल्केनिकली एक्टिव जोन के तौर पर हम देख सकते हैं। हॉर्स शेप्ड बेल्ट है ये, कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर, एंड 40,000 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन हमारे लिए। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ वेक्टर डेटा मॉडल। तो इसका एडवांटेज आपको पूछा गया है, तो एफिशिएंट फॉर नेटवर्क एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर नहीं होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा, नेगेटिव को हटा देना है आपको, पॉजिटिव अगर कुछ है तो दिस इज एफिशिएंट फॉर नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस के लिए वेक्टर डेटा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये आप कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स देख सकते हैं वेक्टर डेटा एनालिसिस का। बेटर एट्रीब्यूट लिंकिंग एंड कार्टोग्राफिक क्वालिटी, ओवरले ऑपरेशन, एफिशिएंट ओवरले ऑपरेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस के लिए, कॉम्पैक्ट स्टोरेज, हाई स्पेशल एक्यूरेसी, टोपोग्राफिकल रिलेशनशिप्स, इनके लिए वेक्टर डेटा को माना जाता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, मेजर गैसेस एज पर देयर वॉल्यूम इन द एटमोसफेयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर को देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो गैस होगी वो होगी नाइट्रोजन। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग कहा गया है, इसका मतलब सबसे डिक्रीजिंग से आपको इंक्रीजिंग में जाना है। देखते हैं, आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। तो ई यानी कि हाइड्रोजन, उसके बाद आएगा ए यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आएगा आर्गन, उसके बाद आएगा डी ऑक्सीजन, एंड देन लास्ट में आएगा नाइट्रोजन, जो कि सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है एटमॉस्फेयर में। कुछ इस प्रकार से हमें कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर में, ये इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जे ग्राइनल। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। वे ऑफ लाइफ के बारे में बताता है इकोलॉजिकल नीचे, और ग्राइनल ने इसे बताया था सबसे पहले, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव्स, व्हाट इट ईट्स, इंटरैक्ट किसके साथ ये करती है, कंपटीशन, प्रेडेशन, इसका क्या इंटर रिलेशन रहता है, कब ये एक्टिव होती है, इन सब चीज़ों के बारे में इकोलॉजिकल नीच में आलोचना की गई है।
नेक्स्ट चलते हैं, विच इज द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी ग्रुप। क्वाटरनरी ग्रुप का यही मतलब है, या क्वाटरनरी सेक्टर क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ का यही मतलब है कि जो एजुकेशनल ग्रुप है या जो रिसर्च से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं उनको ही हम क्वाटरनरी ग्रुप के अंडर डालेंगे। तो यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी कार्य होती हैं वो क्वाटरनरी ग्रुप में आ जाएंगी, है ना। तो द आंसर विल बी व्हाट, द आंसर विल बी सी। इट्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी दैट डील्स विद नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज। जितने भी जो भी नॉलेज बेस्ड आपकी एक्टिविटीज हो गई, रिसर्च हो गया, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो गई, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन, एडवांस सर्विसेज, ये सारी आपकी यहाँ पर इंक्लूड होगी। नेक्स्ट चलते हैं, एल्बर्ट्रोस प्लेटू लोकेटेड इन विच ओशन? इट इज इन पैसिफिक ओशन। इट इज इन पैसिफिक ओशन। द आंसर विल बी व्हाट, द आंसर विल बी ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लोकेशन कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर हमें एल्बर्ट्रोस प्लेटू देखने को मिल रहा है। ट्रेंचेस के बारे में यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है टोंगा, कारमादेक, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस हैं। एल्यूजन ट्रेंच, जो कि सारी ही आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा, कुछ लेक्स दिया गया है आपको और इसका टाइप बताना है। तो सबसे पहले नैना लेक, जो कि स्पेसिफिकली, अच्छा यहाँ पर सबसे पहला जो वुलर लेक है, ये हमें पता है कि ये एक फ्रेश वाटर लेक है, तो इसको सी के साथ जोड़ देंगे, यानी कि 3। अच्छा, लोना लेक एक क्रेटर लेक है, इसको इसके साथ जोड़ते हैं। पुलिकट लेक, ये एक लगून लेक है, तो इसको हम 4 के साथ ऑप्शन जोड़ सकते हैं। और नैना लेक को हम कोरी लेक के साथ जोड़ सकते हैं। इसका मतलब ए का 2 हो गया। ऑप्शन में जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओनली। देख लेते हैं एक बार, ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। ये आपका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट लेक्स यहाँ से आप देख सकते हैं। वुलार लेक का लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। इसी के साथ कोलेरू, चिलिका लेक जिस वेरी इंपॉर्टेंट लगून लेक है, एंड इसी के साथ ये एक सॉल्ट वाटर लेक है, ब्राइन वाटर लेक भी हम कह सकते हैं। एंड इसी के साथ वेम्बनाड एंड शस्टमकोटा, अनामुडी, ये जो सारी लेक्स हैं जो केरला में कयाल के नाम से फेमस है। इसी के साथ यहाँ पर पुलिकट लेक भी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पुलिकट लेक भी आपको देखने को मिलेगा। ऑल राइट, यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन पुलिकट लेक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ एज सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस। केरला, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे लीस्ट से सबसे हाई की तरफ, सो केरला, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका केरला, उसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद आंध्र एंड देन छत्तीसगढ़। ए विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एरिड कंडीशंस आर कॉज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, कॉन्टिनेंटलिटी, वार्म ऑफशोर करंट्स, रेन शैडो इफेक्ट्स। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। देख लेते हैं, ए, बी और डी, यानी कि ए, बी एंड डी। वार्म ऑफशोर करंट्स नहीं होगा। ए, बी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Arrange the following world cities in descending order on the basis of their size of population. Descending यानी कि आपको लार्ज से स्मॉल की तरफ बताना है, लार्ज से स्मॉल कंट्रीज को आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। द आंसर विल बी बी, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट दिया गया है और जियोग्राफर आपको दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेंज ज्योग्राफी की, तो यहाँ पर ऑप्शन है आंसर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है यानी कि रेंज ज्योग्राफी को हम 3 से जोड़ सकते हैं, एंथ्रोपो ज्योग्राफी हम रैडसेल के साथ जोड़ देंगे, सी को हम किसके साथ मैच करेंगे 2 के साथ यानी कि बोमैन, एंड देन रीजनल ज्योग्राफी के बारे में बताया था हार्टशोन ने। ये यहाँ से बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव भारतमाला परियोजना कवरिंग द लेंथ ऑफ 34800 किलोमीटर्स इन विच ईयर। 2017 में भारतमाला परियोजना हमें देखने को मिली थी। भारतमाला परियोजना के बारे में यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया था 550, 80% फ्रेट ट्रैफिक, नेशनल हाईवेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया था, 6 एग्जिस्टिंग कॉरिडोर एंड 50 कॉरिडोर्स, और इसी के साथ साथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था। टोटल 83,677 किलोमीटर्स हाईवेज को जोड़ा गया था, एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये आप अगले एग्जाम के लिए एक बार देख सकते हैं। लोकल नेम्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तो हरिकेन हम यूएसए में कहते हैं, टाइफू कहते हैं हम जापान में, बागुइयो हम कहते हैं फिलीपींस में, एंड विली विली हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। among the given definition choose the correct one that precisely defines standard deviation। स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काई स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स में आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर प्रिसाइसली डिफाइन करता है स्टैंडर्ड डेविएशन को पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली है क्या। ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, या हम कह सकते हैं कि ए इज द राइट आंसर। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ हाउ मच द वैल्यूज द डेटा सेट डेविएट फ्रॉम मीन, कितना वैल्यू डेविएट हो रहा है, एवरेज इसका हमें बताना होता है, एंड ऑलवेज नॉन नेगेटिव में शो किया जाता है, एक्सप्रेस इन सम यूनिट, सेम यूनिट एज द डेटा। ये है एसडी का फॉर्मूला, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। वी हैव डन 25 क्वेश्चंस, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन आई होप कि आपको यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या कहीं पर भी कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इट। वी आर डन विद आवर सेशन टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय।